नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले चारधाम यात्रा की, जहां यात्रा को लेकर धामी सरकार अलर्ट पर है। अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं सीएम धामी और 24 अप्रैल तक यात्रा से जुड़े कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। 30 अप्रैल से यात्रा का आगाज हो रहा है। सबसे पहले केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, चारधाम यात्रा की शुरुआत में अब थोड़े ही दिन बाकी हैं और ऐसे में क्या तैयारियां अभी और बाकी हैं जिस पर प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है, या फिर तैयारियां पूरी हो गई हैं? बिल्कुल, देखिए रितु, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से केवल 8 ही दिन का समय बाकी रह गया है। 22 अप्रैल आज हो चुकी है और 30 अप्रैल से उत्तराखंड में मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अभी तक अगर हम देखें, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात करें तो करीब 20 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि इस बार की चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऐसे में शासन प्रशासन के सामने कई बड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं कि यात्रा को किस तरीके से सरल, सुगम और बेहतर बनाया जा सके, जिसके लिए लगातार सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबंधित यानी कि तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और जहां जहां पर भी अगर लग रहा है कि किसी तरीके की कोई परेशानियां बन सकती हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिए भी जा रहे हैं। और आज इसी के चलते USDMA यानी कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में इसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण आज टेबल टॉप एक्सरसाइज भी होनी है। अब आपको बता दूं रितु की टेबल टॉप एक्सरसाइज होती क्या है। टेबल टॉप एक्सरसाइज एक तरीके की आपातकालीन परिस्थिति यानी कि आपातकालीन स्थिति अगर कहीं पर बनती है, आपदा या किसी तरीके का कोई संकट अचानक अगर आ जाता है, तो उस परिस्थितियों में किस तरीके से टीमें काम करती हैं, इसी के चलते आज NDMA और SDMA के जो तमाम जो ऑफिसर्स हैं, इस टेबल टॉप एक्सरसाइज को में जो ऐसे हालातों को लेकर के चर्चा की जाएगी। एक डिजाइन तैयार किया जाता है टेबल टॉप एक्सरसाइज के तहत कि जहां जहां पर भी दुर्गम इलाके हैं और अगर चारधाम यात्रा के दौरान आपदा जैसी स्थिति या खराब मौसम के चलते ऐसी आपदा या संकट जैसे हालात बनते हैं, तो किस तरीके के वैकल्पिक मार्ग पर जो है NDMA के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे SDMA के ऑफिसर हो, पुलिस प्रशासन हो, किस तरीके से काम करेगी, इस टेबल टॉप एक्सरसाइज में उसको लेकर के चर्चा की जाती है। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि अब से 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल भी की जाएगी। मॉक ड्रिल में अलग अलग जगह को चिन्हित किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कैसे अगर आपदा के दौरान श्रद्धालु अगर फंसते हैं या कोई ऐसी जगह पर फंस जाते हैं, तो किस तरीके से उनको निकालने का कार्य किया जाए, उसमें मॉक ड्रिल में ये अभ्यास किया जाता है। तो यानी कि साफ तौर पर ही कहा जा सकता है कि NDMA हो, SDMA हो, पुलिस प्रशासन हो, सभी संबंधित विभाग हो, तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं, एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि 24 अप्रैल तक तमाम जो चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएं। यानी कि 24 अप्रैल की डेडलाइन होगी सभी अधिकारियों के पास चारधाम यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद केवल 6 दिन का ही समय बाकी रह जाएगा। लेकिन यहां देखना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रितु कि जब चारधाम यात्रा शुरू होगी और उसके करीब हफ्ता या 10 दिन बाद अगर हम उसका जिक्र करते हैं, तब यह पूरी तरीके से क्लियर होगा कि धरातल पर जो तैयारियां की गई हैं शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, वो कितनी बेहतर हो सकी हैं। क्योंकि देखिए, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करती है, संबंधित विभाग बड़े बड़े दावे जरूर करता है, लेकिन उन दावों की कहीं ना कोई पोल तब खुलती है जब श्रद्धालु या यात्री फिर जो यात्रा पर पहुंचते हैं उनकी ओर से जो फीडबैक निकल करके सामने आता है। तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी उसके बाद देखना होगा कि इस बार धामी सरकार की कितनी जाहिर तौर पर अशोक, क्योंकि प्रशासन ये दावा लगातार कर रहा है कि हमारी तैयारियां पूरी है, क्योंकि 30 अप्रैल से यात्रा का आगाज हो रहा है। लेकिन अब देखना है कि जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे तो क्या उन्हें सभी सुविधाएं मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। रुद्रपुर से खबर, जहां अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। देर रात प्रशासन ने ढहाई अवैध मजार और नेशनल हाईवे पर
अवैध मजार बनी थी। इंदिरा चौक पर अवैध मजार बनी थी। तो रुद्रपुर में अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। देर रात प्रशासन ने अवैध मजार को गिरा दिया। नेशनल हाईवे पर अवैध मजार बनी थी। इंदिरा चौक पर भी अवैध मजार थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की प्रशासन ने हटा दिया है उसे। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जहां नेशनल हाईवे पर ये अवैध मजार बनी हुई थी। तो इस समय उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का भी लगातार काम हो रहा है। इसके अलावा जो मदरसे हैं वो भी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो अवैध रूप से जो भी संपत्ति है उस पर कार्रवाई हो रही है। और ये जो तस्वीरें सामने आई वो रुद्रपुर से, जहां पर अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। नेशनल हाईवे पर ये अवैध मजार बनी थी। इसके अलावा इंदिरा चौक पर अवैध मजार थी, जिसे देर रात प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। रुद्रपुर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर देर रात ये कार्रवाई की गई। प्रशासन की तरफ से अवैध मजार को ढहा दिया गया है। बुलडोजर की ये कार्रवाई की गई अवैध मजार पर और पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। नेशनल हाईवे पर बनी थी। इसके अलावा इंदिरा चौक पर अवैध मजार बनी थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। तो अवैध रूप से जो भी इमारत बनी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अवैध रूप से इमारतें जो बनी है उन पर कार्रवाई होगी। एक तरफ तो मदरसों पर भी कार्रवाई हो रही है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका पंजीकरण नहीं है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ जो अवैध बाजार है उसे भी बुलडोजर की सहायता से जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद है ताकि स्थिति ना बिगड़े और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि ये अवैध इमारत है, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। नेशनल हाईवे पर यह अवैध मजार बनी थी, जिस पर कार्रवाई हुई है। इंदिरा चौक पर अवैध मजार थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित जुड़ गए हैं। ललित, अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, लेकिन अभी माहौल क्या वहां पर शांत है? क्योंकि ऐसी जब भी कार्रवाई होती है तो हम देखते हैं कि माहौल और स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आती है। ये वर्षा उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर का ये सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है इंदिरा चौक। इंदिरा चौक पर ठीक हाईवे किनारे एक मजार थी मासूम शाह मियां की, जो बहुत पुरानी थी। लेकिन इस मजार के साथ साथ रुद्रपुर के व्यस्ततम चौराहे पर ट्रैफिक जाम बंद लगा रहता था। और आज सुबह मंगलवार की सुबह तड़के 4 बजे पुलिस प्रशासन की टीम अचानक भारी लाल लश्कर के साथ पहुंचती है और उस मजार को जमींदोज कर देती है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई इतनी गुप्त थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस मजार की तरह हटाई जा चुकी है, जमींदोज की जा चुकी है और वहां पर सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा हो रहा है। और सड़क चौड़ा होने पे कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति से काफी आम लोगों को राहत मिलेगी। और ये बहुत बड़ा फैसला है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह रखा है कि प्रदेश में जहाँ कहीं भी अवैध निर्माण होंगे, अवैध धार्मिक स्थल होंगे, चाहे बाजार हो चाहे कोई भी हो, उनको जमींदोज कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बात को पूरी तरह चरितार्थ करते हुए पुलिस प्रशासन ने यहाँ से उक्त अवैध बाजार को हटा दिया है। मौके पर फिलहाल पुलिस प्रशासन ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त कर रखे हैं। और आज सुबह जिस प्रकार से कार्रवाई की गई थी वो इतनी गुप्त थी कि जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग निकलते हैं उनको भी पता नहीं चला कि यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जी शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को बार बार झूठ के गर्भ से पैदा होने के आरोप लगाकर घर रहे पूर्व सीएम हरीश रावत ने गंगा सम्मान यात्रा निकालकर जनता से न्याय मांगा है। हरीश रावत का कहना है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण और जुमे पर अवकाश के 2 झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई। तो वहीं बीजेपी ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि न्याय यात्रा निकालकर न्याय मांग रहे हरीश रावत जनता को यह भी बता दे कि स्टिंग में टॉपअप की बात कौन कर रहा था। देखिए रिपोर्ट। हरदा की गंगा सम्मान यात्रा पर बीजेपी का तंज। जनता को पहले बताएं किसका हुआ था स्टिंग।
हरीश रावत बोले, झूठ बोल बीजेपी ने हथियाई सत्ता। बीजेपी बोली, टॉप अप का सच जानना चाह रही जनता। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार बीजेपी पर झूठ बोलकर सत्ता में काबिज होने के आरोप लगाते रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर हरीश रावत ने मुखवा से हरिद्वार तक गंगा सम्मान यात्रा निकालकर न्याय मांगा है। हरीश रावत ने कहा है कि 2017 में उनकी सरकार के कार्यकाल में जुमे पर अवकाश दिए जाने का झूठ बोलकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की। हरदा का कहना है कि 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण का झूठ बोलकर सत्ता हथियाई। इसलिए हरीश रावत बीजेपी पर झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज होने का आरोप लगाकर गंगा स्वाभिमान यात्रा के जरिए जनता से न्याय मांग रहे हैं। वहीं हरीश रावत की यात्रा पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि हरीश रावत बार बार कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हो गई, फिर वो जनता को ये भी बताएं कि आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसका स्टिंग हुआ था, किसने कहा था कि मैं टॉप अप कर दूंगा, मेरी सरकार बचा लो। बीजेपी विधायक ने कहा कि दरअसल हरीश रावत की यात्रा उनके बच्चों के राजनीतिक भविष्य को बल देने की यात्रा है, लेकिन जनता सब जानती है और वो हरीश रावत की यात्रा को मनोरंजन के रूप में लेती है। भाजपा ने 2017 में भी एक झूठ बोला, मुस्लिम के कांग्रेस ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी, मतलब शुक्रवार को जिस तरीके से रविवार को छुट्टी होती है उस तरीके से शुक्रवार को छुट्टी कर दी। भाई पूरे उत्तराखंड में कहीं हुई, किसी कार्यालय में छुट्टी हुई? कोई गजट नोटिफिकेशन दिखाओ ना। छुट्टी बिना किसी ऐसे ही कह करके थोड़ी होती है, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन होगा, दिखाइए हमको। यदि दिखाएंगे तो हम नाक रगड़ करके क्षमा मांगेंगे और राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन तुम एक झूठ पैदा कर रहे हो, कोई उसका प्रमाण तुम नहीं दे रहे हो। 2022 के अंदर फिर एक नया झूठ बोला, कह दिया कि मुस्लिम कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और बाद में उसको हरीश रावत के साथ जोड़ दिया। कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हुई है। वो झूठ कौन था? कौन था वो बात आदमी जिसका स्टिंग हुआ था, जिसने कहा था कि आप कोप अप कर लीजिएगा लेकिन मेरी सरकार बचा दीजिएगा? ये किसने कहा था? कौन था वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए कांग्रेस को प्लेसमेंट एजेंसी बना के बैठा हुआ है, जो अपने बच्चों का प्लेसमेंट ढूंढ रहा है, उसके लिए न्याय मांगने जा रहा है कि मेरे बच्चों को किस तरह से रास्ता मिल जाए, कांग्रेस को मिले ना मिले? कौन है वो आदमी? ये पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। उनकी यात्रा कोई यात्रा नहीं, पारिवारिक यात्रा है। अपने परिवार का प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा ना, दो जगह से खुद लड़ते हैं, कहीं से लड़की लड़ती है, कहीं से लड़का लड़ता है। आगे भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, कहाँ मैं अपने किसी बच्चे को फिट कर सकूँ। तो उनकी यात्राएं इस कारण चल रही हैं, लेकिन ठीक है, वो अपना कुछ करते रहे, उसके कारण क्षेत्र का मनोरंजन भी होता है, उत्तराखंड की जनता उसका आनंद भी लेती है। 2016 में उत्तराखंड में मची सियासी उथल-पुथल और 2017 में मिली करारी चुनावी हार की टीस हरीश रावत को सालती रहती है। इसीलिए हरीश रावत बीजेपी पर झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज होने का आरोप लगाकर गंगा स्वाभिमान यात्रा के जरिए जनता से न्याय मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी हरदा को पहले स्टिंग का सच उजागर करने की चुनौती दे रही है। देखना होगा कि हरीश रावत के न्याय की गुहार को उत्तराखंड की जनता कितनी गंभीरता से लेती है और आने वाले समय में इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव गनाई और दाडमी गांव के ग्रामीणों की वर्षों से सड़क संबंधित समस्या अब खत्म हो गई है। आपको बता दें कि गनाई और दाडमी गांव तक जाने के लिए तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है, जिसके चलते यहां पर रहने वाले ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के तुरंत आदेश के अनुसार गनाई गांव के लिए एक नई सौगात मिल चुकी है, जहां सड़क मार्ग का उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिस पर ग्रामीणों ने उत्तराखंड सरकार का दिल से धन्यवाद किया। उल्लास के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत गदगद भी हूँ, और जितने ग्रामवासी हमारे आए हुए थे बहुत संख्या में थे, और सब आकर के इतने हर्षोल्लास के साथ आज रोड की जो शुरुआत हुई, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पूर्व में जितने भी लोग इस रोड के संघर्ष में रहे हैं, आज वो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उनकी आत्मा को भी बहुत संतुष्टि मिल रही है।
और प्रदेश में वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में सिंह आरा मशीन पर जब छापा मारा गया तो वन विभाग के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारी मात्रा में बेशकीमती सागौन की लकड़ी बरामद की गई है। अवैध सागौन की लकड़ी की कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है। अब आरा मशीन को सीज कर दिया गया है। आज हमें सुबह मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि बेरिया रोड स्थित सुरेंद्र सिंह जी की आरा मशीन पर अवैध रूप से प्रकाश को छुपा के रखा गया है। तो मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने प्रातः सुबह 8 से 8:30 के बीच में यहाँ पे छापेमारी की अपने दल बल के साथ। तो हमें आरा मशीन के अंदर जगह जगह बुरादे के नीचे, लकड़ी शोपते के नीचे, इनके चिरी हुई लकड़ियों के नीचे जो है अवैध रूप से छुपाकर जंगल से लाई हुई लकड़ी रखी गई है, जो कि जंगल के वन निगम प्लॉटों के जो वन निगम इस समय काट रही है उन क्षेत्रों की से लाई की प्रतीत होती है, क्योंकि उस पर छपान के निशान भी हैं, जड़ों पे, घनों पे, कहीं कहीं पे छपान के निशान भी हैं, और जो साइज निगम काटती है वही साइज की लकड़ी ये बरामद हुई है। इनको बरामदगी की कार्रवाई भी चल रही है। करीब करीब आकलन जो है हमारा इस लकड़ी का ये 25 से 30 लाख के बीच में हमारा ये आकलन होगा कि इतनी लकड़ी इस समय जो अवैध रूप से जो भंडारण की गई है वो रखी गई है। समस्त लकड़ी की जांच की जा रही है जो सारा मशीन पे है, और संबंधित जो रेंज अफसर हैं उनको भी यहाँ बुला लिया गया है। रुद्रपुर रेंज के रेंजर साहब कैला जी को भी यहाँ बुला लिया गया है। वो भी अपनी टीम के साथ अभिलेखों का मिलान कर जो लकड़ी अवैध रूप से रखी गई है उसके बारे में पता कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी के साथ प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार हर साल वनाग्नि नियंत्रण को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हर साल उत्तराखंड की वन संपदा को वनाग्नि से भारी नुकसान पहुंचता है। माहरा ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने जंगलों में फायर वॉचर रखे थे जो जंगलों को बचाते थे, लेकिन अब फायर वॉचर नहीं होने के कारण भी वनाग्नि के मामले बढ़ रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी जिसमें बीजेपी के भी कई विधायकों ने कहा, मैंने स्वयं इस बात को कहा कि कंजर्वेशन ऑफ एक्ट जो है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उस समय की ज़रूरतों को समझते हुए 78-79 में इसको लागू किया गया, और आज की आवश्यकताएं डिफर हैं। आज लोग गैस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जंगलों में नहीं जा रहे, लेकिन जंगलों का प्रबंधन होना चाहिए। और पुरानी सरकारों ने फायर वॉचर्स रखे थे, वो टेम्परेरी एक पोस्ट होती थी जिसको 3 महीने या 4 महीने के लिए निवासी जो आसपास के निवासी हैं उनको फायर वॉचर के रूप में जाता था, उनको एक कुछ फंड पैसा भी मिल जाता था और वो जंगलों को बचाते थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जंगलों के जलने का, जो लोगों का एक जुड़ाव था। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 10 दिन रह गए हैं। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। चारों धाम सजने संवरने लगे हैं। प्रशासन समेत तमाम विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। साथ ही 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। यात्रा के लिए अभी तक 18,69,203 ऑनलाइन पंजीकरण हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का केवल ध्यान यात्रियों के पंजीकरण पर है। 3-4 महीने की मेहनत के बाद हमारे पूरे परिषद के लोगों का 12 महीने का राशन इससे चलता है, बच्चों की फीस इससे जाती है। लेकिन जो इधर देखने में आ रहा है, सरकार का केवल ध्यान इस बात में कि पब्लिक कितने है, कितने रजिस्ट्रेशन पे। हकीकत ये होनी चाहिए कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, हमारे लोगों को सुख सुविधाएं हो रही नहीं। हम केवल गाड़ियों की धूल, गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण को सहन करने के लिए उत्तराखंड नहीं बनाया है। हमारे यहाँ लोग आए और तारीफ करते हुए जाए कि बड़ा अच्छा इंतजाम थे, अच्छा लगता। पुरानी सरकारों ने बहुत सोच समझ के 10 दिन का एक वो बनाया था कि कम से कम 10 दिन में यात्रा 4 जगहों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने खत्म कर दिया। अब सुबह आदमी दूसरे राज्य से चल रहा है, शाम को दर्शन कर रहा है और रातों रात चल के वो अपने राज्य में वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड के होटलियर्स को, होम स्टेज को, रेस्टोरेंट वालों को, गाड़ी वालों को कहाँ कुछ मिल रहा है। हम केवल और केवल जाम झेल रहे हैं, हम केवल और केवल प्रदूषण झेल रहे हैं।
टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले लोक निर्माण विभाग को सारे पैचवर्क के काम पूरे करने के निर्देश दिए हैं, जिससे यात्रा के दौरान किसी को कोई दिक्कत ना हो और श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो सके। डीएम के निर्देश अनुसार घनसाली में लोक निर्माण विभाग ने उत्तरकाशी, लंबगांव, घनसाली, तिलवाड़ा मोटरमार्ग पर केमुंड खाल से लाटा के बीच पैचवर्क का कार्य किया है। मसूरी में बहते सीवरेज की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं इसका असर अब मसूरी के पर्यटन पर भी पड़ रहा है। मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में लाइन क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिसके चलते सड़कों पर सीवरेज का पानी बहता हुआ लोगों के घरों में पहुंच रहा है। बहते सीवरेज के कारण क्षेत्र में गंदगी और बदबू से लोग बेहाल हैं। बढ़ती गर्मी में बीमारी फैलने का भी अंदेशा है, लेकिन ना ही स्थानीय प्रशासन और ना ही गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है जल संस्थान की, और ये खाली ये किंगरेग से पिक्चवाली वाली रोड जो यहाँ पर ये सीवर बह रहा है, ये खाली यहीं की बात नहीं है। ऐसे अनेक जगह जो जल संस्थान के जो अपने जो सीवर लाइन है वो लगातार ओवरफ्लो होती है, और मैं मानता हूँ कि जब बारिश होती है तब ज़्यादा ये ओवरफ्लो होती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने जो अपना जो रेन वाटर है उसको जो है सीवर से कनेक्ट कर रखा है, जिससे वो ओवरफ्लो होता है। लेकिन लगातार आप देख रहे होंगे 3 दिन से यहाँ पर ये सीवर बह रहा है, लेकिन संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इसकी सूचना दी गई है, लेकिन 3 दिन से अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीवर बह रहा है, और ये सीवर रोड पे बह रहा है, नालियाँ बंद हैं तो वो रोड पे आ रहा है, लोगों को घर में जा रहा है। इससे इस गर्मी के सीज़न में ऐसी गंदगी होना, और इस पर्यटक नगरी मसूरी में जहाँ इस समय आप देख रहे हैं कि मसूरी पैक है और जो टूरिस्ट आ रहा है वो क्या छवि मसूरी की लेके जाएगा। 24 घंटे सीवरेज बहता है। मेरा घर किंगरेग में है। मैं देखता हूँ कि एक दिन खुलता है, दूसरे दिन सीवरेज बहता है, बदबू फैलती है। और मॉर्निंग वॉक में जब हम पैदल चलते हैं तो गाड़ी के छींटे हमारे ऊपर पड़ते हैं। ऐसे ही इवनिंग वॉक में भी होता है। मैं रोज़ किंगरेग से, और मेरा घर है वहाँ से, मैं पिक्चर पास RK बर्गर रोड पर घूमने आता हूँ, और 3-4 जगह तो जो है सड़क पर सीवरेज ना बहे, बदबू फैलती रहती है। 24 घंटे बदबू आती है। जैसे डायमंड ट्री होटल के बगल में, बसंत पैलेस के बगल में 24 घंटे बदबू चलती है।